अगर हम एक ऐसे हाईवे की कल्पना करें, मतलब एक ऐसा हाईवे जो दुनिया का सबसे व्यस्त और सबसे जरूरी रास्ता है, एक ऐसा हाईवे जहां से पूरी दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामान गुजरता है, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है एक तय सिस्टम के तहत, और फिर अचानक कुछ गड़बड़ हो जाती है। हाँ, पर कोई बड़ी सी कंक्रीट की दीवार नहीं खड़ी करता, कोई मिलिट्री का बैरिकेड भी नहीं लगाता, मतलब कोई फिजिकल रुकावट नहीं आती। अच्छा। बल्कि होता ये है कि बस रातों रात उन सभी ट्रकों का बीमा यानी इंश्योरेंस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो मतलब बिना किसी रोड ब्लॉक के वो पूरा का पूरा ग्लोबल हाईवे एक झटके में ठप पड़ जाता है। बिल्कुल। हर ट्रक, हर ड्राइवर जहां था वहीं रुकने को मजबूर हो जाता है, क्योंकि देखिए बिना इंश्योरेंस के एक कदम भी आगे बढ़ाना वो एक ऐसा रिस्क है जिसे कोई भी कमर्शियल कंपनी उठाने को तैयार नहीं होगी। सही बात है। और सुनने वालों के लिए बता दूं, ये कोई काल्पनिक कहानी या किसी थ्रिलर फिल्म का प्लॉट नहीं है जो मैं बता रही हूँ। हाँ, ये असलियत है। हाँ, हम बात कर रहे हैं हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की, जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी कहते हैं, जो कि दुनिया का सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट है। बिल्कुल। 28 फरवरी 2026 को इस संकरे समुद्री क्षेत्र में जो सैन्य तनाव शुरू हुआ ना, उसने आज पूरी दुनिया की रफ्तार को बिल्कुल इसी इंश्योरेंस वाले हाईवे की तरह रोक कर रख दिया है। ये सच में बहुत ही गंभीर स्थिति है ना? तो आज के हमारे इस डीप डाइव में हमारे पास इस संकट को समझने के लिए कुछ बेहद ठोस स्रोत है। मेरे पास एनर्जी पॉलिसी रिसर्च फाउंडेशन यानी EPIREN की ताज़ा रिपोर्ट है। साथ ही व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन यानी UNCTAD का एकदम नया डेटा है, और इसके अलावा RSIS द्वारा प्रकाशित एक बहुत ही विस्तृत अकादमिक रिसर्च पेपर के नोट्स भी हैं, जो इस पूरे क्राइसिस के लीगल और कूटनीतिक पहलुओं की परतें खोलता है। एग्जैक्टली। तो इन सभी स्रोतों को एक साथ देखने पर, मतलब मेरा जो आज का मिशन है वो ये समझना है कि कैसे पानी का एक इतना संकरा रास्ता पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है, और वो भी बिना किसी बड़ी घोषित जंग के। हाँ, तो ओके, चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। और देखिए, अगर हम इन सारे डेटा पॉइंट्स को जोड़ें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ये सिर्फ मध्य पूर्व के दो देशों का लोकल विवाद नहीं है। ये ग्लोबल सप्लाई चेन का सबसे नाजुक मोड़ है, एक ऐसा पॉइंट जहां अगर सुई भी चुभती है ना, तो दर्द पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को होता है। वाओ, सही कहा। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मौजूदा 2026 के संकट में एक भी बड़े कमर्शियल जहाज को डुबाए बिना ही पूरे रास्ते को ठप कर दिया गया है। वेट, एक भी जहाज नहीं डूबा? जी हाँ, एक भी नहीं। ये आधुनिक युद्ध और व्यापार की भेद्यता को दर्शाता है। आपको मिसाइलों से जहाज डुबाने की जरूरत नहीं है, आपको बस उस सिस्टम के कागजात यानी उसके इंश्योरेंस को पंगु बनाना है। कमाल है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले जमीनी या यूं कहें कि समुद्री स्तर पर चलते हैं। हाँ, वो समझना सबसे जरूरी है। 28 फरवरी 2026 के हमलों के बाद आखिर समुद्र में हुआ क्या? मेरे पास जो IPRINC और UNCTAD का डेटा है, उसके आंकड़े सच में डराने वाले हैं। आंकड़े हमेशा असली कहानी बताते हैं। बिल्कुल। दुनिया का 25% समुद्री कच्चा तेल इस संकरे रास्ते से गुजरता है। मतलब हम यहाँ रोजाना लगभग 20 मिलियन बैरल तेल की बात कर रहे हैं। 20 मिलियन बैरल। और बात सिर्फ तेल की नहीं है, दुनिया भर के कुल समुद्री फर्टिलाइजर यानी उर्वरक का 1/3 हिस्सा भी इसी रास्ते से आता है। 1/3? बाप रे। हाँ, तो जब 28 फरवरी को वहाँ मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ी तो शुरुआत के कुछ दिनों तक सिस्टम ने उसे बर्दाश्त करने की कोशिश की। मतलब थोड़ा बहुत काम चल रहा था। हाँ, लेकिन असली शॉक वेव तब आई जब 5 मार्च को एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। दुनिया के 90% समुद्री व्यापार को कवर करने वाली 12 में से 7 प्रमुख बीमा कंपनियों ने अपना कवरेज रद्द कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने अपना इंश्योरेंस कवरेज पूरी तरह से कैंसिल कर दिया। ओह, और यहीं पर वो बीमा वाले हाईवे का उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है जो मैंने शुरू में दिया था। एकदम सही। मतलब ये कोई मिलिट्री नेवी द्वारा की गई नाकाबंदी नहीं है। समुद्र में जहाजों को रोकने के लिए कोई जंगी जहाज लाइन में नहीं खड़े हैं। हाँ, ये पूरी तरह से एक पेपर वर्क ब्लॉकेड है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? अचानक से 7 इतनी बड़ी कंपनियों ने अपने हाथ क्यों खींच लिए? इसे समझने के लिए हमें इंश्योरेंस कंपनियों के काम करने के तरीके को देखना होगा। देखिए, इंश्योरेंस कंपनियां रिस्क के आधार पर काम करती हैं। उनका गणित होता है पूरा। हाँ, उनके पास एक्चुअरीज होते हैं जो डेटा के आधार पर तय करते हैं कि किसी जहाज के डूबने का कितना खतरा है। अच्छा। लेकिन जब किसी इलाके में अज्ञात गुटों द्वारा मिसाइलें दागी जा रही हों या ड्रोन हमले हो रहे हों,
तो वो रिस्क कैलकुलेट करने वाला मॉडल टूट जाता है। क्योंकि पता ही नहीं कि अगला हमला कहाँ से होगा। बिल्कुल, जब उन्हें यही नहीं पता कि हमला कौन कर रहा है और किस हथियार से कर रहा है, तो वे गणित नहीं लगा पाती, और जब गणित फेल होता है तो वो सीधे अपना कवरेज वापस ले लेती हैं। और इसका इम्पैक्ट कितना भयानक है ये UNCTAD के आंकड़े चीख चीख कर बताते हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? जहाजों की आवाजाही में 97% की भारी गिरावट आई है। 97%? वाओ। हाँ, मतलब ये कोई छोटा मोटा करेक्शन नहीं है। जहां फरवरी के अंत तक रोजाना औसतन 141 बड़े कमर्शियल जहाज इस रास्ते से गुजरते थे, वहीं अब ये संख्या गिरकर सिर्फ 4 जहाज प्रतिदिन रह गई है। 141 से सीधे 4। ये तो ग्लोबल ट्रेड की धड़कन रुक जाने जैसा है। जो 4 जहाज जा भी रहे हैं ना, वे शायद ऐसी सरकारों के हैं जो खुद अपना रिस्क उठा रही हैं। सही कहा। बाकी पूरी फ्लीट इस वक्त चोक पॉइंट के दोनों तरफ बस लंगर डाले खड़ी है, इस इंतजार में कि कोई उन्हें बताए कि आगे जाना सुरक्षित है। ओके, तो जहाज रुक गए, लेकिन समुद्र में खड़े इन जहाजों का मतलब सिर्फ शिपिंग कंपनियों का नुकसान तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, इसका असर बहुत दूर तक जाता है। अगर रोजाना 20 मिलियन बैरल तेल और दुनिया का 1/3 फर्टिलाइजर मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि दुनिया के किसी कोने में कोई फैक्ट्री या कोई खेत अभी इसी वक्त सप्लाई की कमी झेल रहा है। एकदम सही एनालॉजी। तो इसका जो आर्थिक डोमिनो इफेक्ट है वो कैसे काम कर रहा है? देखिए, ये डोमिनो इफेक्ट बहुत ही तेज होता है। किसी भी संकट में ऊर्जा बाजार सबसे पहले रिएक्ट करता है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में सीधे 27% का उछाल आ गया। 27%? हाँ, और ये $90 प्रति बैरल के पार चला गया है। वहीं अगर हम प्राकृतिक गैस की बात करें तो उसकी कीमतों में 74% की भयानक वृद्धि हुई है। वेट, 74%? सिर्फ गैस में। हाँ। क्योंकि मार्केट को पता है कि सप्लाई रुक गई है। जो रिजर्व बचे हैं उनके लिए दुनिया भर के देश एक दूसरे से होड़ लगा रहे हैं। और बात सिर्फ कमोडिटी के दाम बढ़ने तक सीमित नहीं है। उस माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कीमत, जिसे फ्रेट कॉस्ट कहते हैं, वो भी आसमान छू रही है। फ्रेट कॉस्ट का डेटा क्या कहता है? UNCTAD की रिपोर्ट में जो ब्रेकडाउन है वो बहुत दिलचस्प है। डर्टी टैंकर्स जो कच्चा तेल ले जाते हैं, उनकी लागत 54% बढ़ गई है। और जो रिफाइंड उत्पाद ले जाते हैं? हाँ, जो क्लीन टैंकर्स हैं, उनकी ढुलाई लागत 72% बढ़ गई है। और तो और, इन जहाजों को चलाने के लिए जो समुद्री ईंधन इस्तेमाल होता है वो 100% महंगा हो गया है, मतलब डबल। और जिस इंश्योरेंस संकट की हम बात कर रहे थे ना, हाँ। जो गिनी चुनी कंपनी अभी भी इस इलाके में जाने वाले जहाजों को वॉर रिस्क इंश्योरेंस दे रही हैं, उन्होंने अपने प्रीमियम में 300% का सीधा इजाफा कर दिया है। 300%? ये तो बहुत ज्यादा है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक आम कमर्शियल जहाज की कीमत $100 मिलियन है। पहले इस इलाके से गुजरने के लिए उस एक यात्रा का प्रीमियम लगभग $2,50,000 होता था। ओके। अब वही प्रीमियम सीधे $1 मिलियन हो गया है। और ये सिर्फ एक ट्रिप की बात है। ओह माय गॉड, एक ट्रिप का $1 मिलियन सिर्फ इंश्योरेंस? बिल्कुल। और ये अतिरिक्त लागत कोई शिपिंग कंपनी अपनी जेब से नहीं भरती। जाहिर सी बात है, ये सब उस सामान की कीमत में जुड़ जाता है जो वो जहाज ले जा रहा है। Exactly. तो हियर इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। जब हम इन सारे आंकड़ों को देखते हैं, तेल महंगा, गैस 74% महंगी, इंश्योरेंस 300% महंगा, तो पहली नजर में लगता है कि ये सिर्फ पेट्रोल पंप पर महंगाई का मुद्दा है। आमतौर पे लोग यही सोचते हैं। लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो ये दुनिया भर के लिए खाने पीने की चीजों का एक बहुत बड़ा संकट है। क्या मैं सही समझ रही हूँ? आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम सीधे तौर पर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। वो कैसे? मतलब गैस का सीधा कनेक्शन खाने से कैसे है? इस कनेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। लोगों को लगता है कि प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल सिर्फ बिजली बनाने के लिए होता है, लेकिन गैस फर्टिलाइजर बनाने का सबसे मुख्य कच्चा माल है। अच्छा जी, तो जब गैस की कीमत 74% बढ़ती है तो रातों रात फर्टिलाइजर का उत्पादन महंगा हो जाता है। और जैसा कि हमने शुरू में देखा, दुनिया का 1/3 फर्टिलाइजर इसी हॉर्मूज के रास्ते से आता है। तो फर्टिलाइजर महंगा हुआ यानी किसानों के लिए खेती महंगी हो गई। बिल्कुल, फसल की पैदावार कम हो जाती है और अंततः आम लोगों की थाली तक पहुंचने वाला भोजन महंगा हो जाता है। ये तो बहुत ही डरावनी चेन है। UNCTAD रिपोर्ट में खास तौर पर उन विकासशील देशों का जिक्र है, जैसे सूडान, श्रीलंका, जो अपने कृषि क्षेत्र के लिए पूरी तरह से आयातित फर्टिलाइजर पर निर्भर हैं। हाँ, और उनके पास कोई अपना बैकअप नहीं है। बिल्कुल, उनके लिए ये सिर्फ महंगाई का नहीं बल्कि भूखमरी का संकट बन सकता है। और देखिए, ये संकट एक ऐसे समय में आया है जब दुनिया पहले ही कोविड-19 महामारी और यूक्रेन युद्ध के झटके झेल चुकी है। सही कहा, इकोनॉमीज पहले ही कमजोर हैं। ग्लोबल मार्केट्स पूरी तरह से इंटरकनेक्टेड हैं। जो देश पहले से ही भारी कर्ज में डूबे हुए हैं,
उनके पास इस नए झटके को सहने की कोई क्षमता नहीं है। एक और डेटा पॉइंट है, मध्य पूर्व के बॉन्ड यील्ड्स का तेजी से बढ़ना। अच्छा, ये जो बॉन्ड यील्ड्स के बढ़ने वाली बात है, इसे हम आम भाषा में कैसे समझ सकते हैं? इसे ऐसे समझिए कि जब कोई सरकार या कंपनी निवेशकों से उधार मांगती है तो वो बॉन्ड जारी करती है। अगर निवेशकों को लगता है कि उस देश में युद्ध का खतरा है तो वो डर जाते हैं। वो अपना पैसा वहां लगाने के लिए बहुत ज्यादा ब्याज दर की मांग करते हैं क्योंकि रिस्क ज्यादा है। मतलब उन्हें ज्यादा रिटर्न चाहिए उस रिस्क के लिए। एग्जैक्टली। बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने का सीधा मतलब है कि मध्य पूर्व की सरकारों के लिए बाजार से कर्ज देना बहुत महंगा और मुश्किल हो गया है। निवेशक वहां से अपना पैसा निकाल रहे हैं। तो एक तरफ इतना बड़ा आर्थिक तूफान आ गया है, पूरी दुनिया का व्यापार ठप है, जहाज खड़े हैं और तेल गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। हाँ। लेकिन ऐसे में किसी के भी मन में ये सवाल आना लाजमी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चुप क्यों है? ये बहुत वाजिब सवाल है। मतलब हमारे पास यूनाइटेड नेशंस है, अंतर्राष्ट्रीय अदालतें हैं, क्या उनके पास कोई ऐसा ग्लोबल कानून नहीं है जिसका इस्तेमाल करके इस रास्ते को तुरंत खुलवाया जा सके? कानून तो बिल्कुल है, और यहीं से RSIS के उस रिसर्च पेपर का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। क्या कहता है वो पेपर? समुद्र में नेविगेशन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसे UN क्लॉज कहा जाता है, यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। इसे समुद्र का संविधान भी मान सकते हैं आप। ओके। इस कानून के तहत हॉर्मोज जल डमरू मध्य को ट्रांजिट पैसेज या पारगमन मार्ग का दर्जा दिया गया है। वेट, ये ट्रांजिट पैसेज का क्या मतलब होता है कानूनी भाषा में? इस नियम के तहत दुनिया के किसी भी कमर्शियल या मिलिट्री जहाज को इस रास्ते से बिना किसी रोक टोक के गुजरने का अधिकार है। मतलब कोई उन्हें रोक नहीं सकता? कोई भी तटीय देश, चाहे वो ओमान हो या ईरान, इस अधिकार को किसी भी स्थिति में सस्पेंड नहीं कर सकता। उन्हें जहाजों को जाने देना ही होगा। तो फिर उलझन कहाँ है? अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून की किताब में साफ साफ लिखा है कि आप इस रास्ते को नहीं रोक सकते, तो फिर इतना बड़ा विवाद क्यों है? विवाद इस बात पर है कि उस कानून की किताब को कौन मान रहा है और कौन नहीं। अच्छा। देखिए, ओमान जो इस जलडमरू मध्य के एक तरफ है, वो इस UNCOLS कानून को पूरी तरह मानता है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान का रुख बिल्कुल अलग है। ईरान इसे नहीं मानता। ईरान ने UNCOLS के ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर को किए थे, लेकिन अपनी संसद से उसे कभी पूरी तरह रेटिफाई या लागू नहीं किया। ओह, ये तो एक बहुत बड़ा लूप होल है। हाँ, इसलिए ईरान का तर्क है कि ये ट्रांजिट पैसेज का नियम उस पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। इसके बजाय ईरान अपने खुद के 1993 के घरेलू कानून का हवाला देता है। 1993 का घरेलू कानून? जी, और वो इस रास्ते को इनोसेंट पैसेज यानी निर्दोष मार्ग की श्रेणी में रखता है। इनोसेंट पैसेज सुनने में तो ये बहुत शांतिपूर्ण लगता है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कानूनी चाल है ना? आप बिल्कुल सही पकड़ रही हैं। इनोसेंट पैसेज के नियम के तहत किसी भी तटीय देश को ये अधिकार मिल जाता है कि अगर उसे लगे कि कोई विदेशी जहाज उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है, तो वो उसे रोक सकता है। ओह, मतलब वो अपनी मर्जी से किसी को भी खतरा बता सकते हैं? बिल्कुल। ईरान इसी कानून का इस्तेमाल करके कहता है कि विदेशी जहाजों को उसके जल क्षेत्र से गुजरने के लिए पहले उससे अनुमति लेनी होगी। और क्योंकि उस रास्ते का गहरा हिस्सा उनके इलाके में आता है, तो जहाजों को वहीं से जाना पड़ता है। एग्जैक्टली। ये एक भयंकर कानूनी टकराव पैदा कर देता है। लेकिन अगर हम इसे लॉजिकली देखें, अगर कोई देश अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानता ही नहीं है और अपनी सुविधा के हिसाब से अपना घरेलू कानून लगा देता है, तो फिर उस अंतर्राष्ट्रीय कानून की अहमियत ही क्या रह जाती है? क्या वो सिर्फ एक कागजी शेर है जो असल दुनिया के संकट में कोई काम नहीं आता? इस स्थिति को समझने के लिए कूटनीति में एक बहुत ही सटीक शब्द है लॉफेयर। लॉफेयर जैसे वॉरफेयर। बिल्कुल। यानी मिलिट्री की तरह कानून को ही एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना, जब आप जानबूझकर कानूनी अस्पष्टता पैदा करते हैं। यानी आप सामने वाले को कंफ्यूज कर रहे हैं कि आप लीगल हैं या इलीगल। एकदम सही। आज के समय में देश सीधे तौर पर युद्ध की घोषणा नहीं करते, वे इस ग्रे जोन में खेलते हैं। साफ साफ कुछ नहीं होता। और इस लॉफेयर में एक और चीज जुड़ जाती है, प्रॉक्सी समूहों का इस्तेमाल। जब समुद्र में किसी जहाज पर हमला होता है, तो वो हमला अक्सर किसी देश की आधिकारिक नेवी नहीं करती, बल्कि कोई गैर सरकारी गुट करता है। हाँ, इससे होता यह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए सीधे तौर पर किसी सरकार पर जिम्मेदारी तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब कोई पक्के सबूत नहीं होते कि ऑर्डर कहां से आया। बिल्कुल।
आप किसी देश पर तब तक अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुकदमा नहीं कर सकते जब तक आपके पास पक्के सबूत ना हो। ये तो ऐसा है कि कोई छिपकर वार भी कर रहा है, पूरी दुनिया का ट्रेड भी रोक दिया है और साथ ही हाथ में कानून की एक किताब भी पकड़ी हुई है जिससे वो खुद को सही साबित कर रहा है। यही तो हाइब्रिड मॉडल की ताकत है। सच में एक बहुत ही जटिल मॉडल है, लेकिन स्रोतों को गहराई से पढ़ने पर एक बात समझ आती है कि ये कोई नई रणनीति नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे तो ये पैटर्न हमें पहले भी दिखाई देता है। इतिहास इस बात का गवाह है। अगर हम 1980 के दशक में जाएं, तो 1980 से 1988 के बीच हुए ईरान इराक युद्ध के दौरान का जो टैंकर वॉर था, वो इसका एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। हाँ, उस समय भी इस क्षेत्र में दुनिया भर के तेल टैंकरों को निशाना बनाया गया था और उन डिटेल्स को पढ़ना बहुत ही आकर्षक था। क्या खास लगा आपको उसमें? हमारे स्रोतों में जिक्र है कि इराक ने एक्सोसेट मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। ये उस समय के बहुत ही एडवांस्ड और हाईटेक हथियार थे। इराक ने ईरान के तेल निर्यात को पूरी तरह से रोकने के लिए उन फ्रांसीसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। उनकी रणनीति बहुत साफ थी, हाईटेक मिसाइलों से बड़े तेल टैंकरों को डुबा दो ताकि ईरान की अर्थव्यवस्था घुटने टेक दे। एग्जैक्टली। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतनी भारी और एडवांस्ड मिसाइलों के बावजूद इराक ईरान के तेल निर्यात को पूरी तरह से रोक नहीं पाया। वो एक बहुत बड़ा फेलियर था उनका। इसके पीछे की साइंस और लॉजिस्टिक्स क्या थे? मतलब इतनी बड़ी मिसाइल एक जहाज को क्यों नहीं डुबा पाई? इसके पीछे कुछ बहुत ही व्यावहारिक कारण थे। पहला कारण तो खुद उन विशालकाय तेल टैंकरों का डिजाइन था। अच्छा, डिजाइन में क्या खास था? देखिए, एक सुपर टैंकर को मिसाइल से डुबाना उतना आसान नहीं होता जितना फिल्मों में दिखता है। ओके। इन जहाजों में बहुत सारे अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। ओके। अगर मिसाइल एक कंपार्टमेंट में छेद कर भी दे तो पूरा जहाज नहीं डूबता। ओह, मतलब वो टाइटैनिक की तरह एकदम से नहीं डूबेंगे। बिल्कुल। और इसके अलावा सुरक्षा के लिए तेल के टैंकों में खाली जगह पर इनर्ट गैस भर दी जाती है। इनर्ट गैस? हाँ, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, इसलिए मिसाइल लगने पर भी वो भयानक आग नहीं लगती जैसी इराक उम्मीद कर रहा था। वाह, ये तो बहुत स्मार्ट इंजीनियरिंग है ना? मिसाइलें सिर्फ एक बड़ा सा छेद करके रह जाती थी। दूसरा कारण था इराक के पास लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने वाली तकनीक की कमी। और इसके जवाब में ईरान में जो किया वो आज के इस हाइब्रिड वॉरफेयर का आधार बना। बिल्कुल। इराक के हाईटेक मिसाइलों के सामने ईरान ने भारी हथियारों के बजाय एक बिल्कुल अलग रणनीति अपनाई। ईरान ने क्या किया कि छोटी छोटी तेज रफ्तार वाली नावों और मशीन गनों का इस्तेमाल करना शुरू किया। कम तकनीक वाले हथियार। हाँ, उन्होंने उन जहाजों को निशाना बनाया जो इराक का समर्थन करने वाले देशों की ओर जा रहे थे। ये एक तरह का गुरिल्ला युद्ध था जो समुद्र में लड़ा जा रहा था। अगर हम इसे एक एनालॉजी से समझें तो ये ऐसा था जैसे एक हाईटेक स्नाइपर अपनी भारी भरकम बंदूक के साथ खड़ा हो और सामने से मधुमक्खियों पर एक झुंड उस पर हमला कर दे। अब स्नाइपर कितनी मधुमक्खियों को गोली मारेगा, उसकी तकनीक वहाँ फेल हो जाती है। ये एनालॉजी इस पूरी डायनामिक को बहुत अच्छी तरह समझाती है और ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करती है। वो क्या? इतिहास हमें सिखाता है कि युद्ध में हमेशा बड़े, महंगे और आधुनिक हथियार ही निर्णायक नहीं होते। छोटे, सस्ते लेकिन अप्रत्याशित तरीके से किए गए हमले पूरी दुनिया के नेविगेशन सिस्टम को पंगु बना सकते हैं। सही बात है। उस समय भी जब हालात पूरी तरह से बेकाबू होने लगे, हाँ, तब जाकर पश्चिमी देशों को अपनी नौसेना भेजकर दखल देना पड़ा था। तो आज 2026 में जब एक बार फिर से ये महत्वपूर्ण चोक पॉइंट बंद हो गया है, दुनिया क्या कर रही है? क्या हमारे पास इस सप्लाई शॉर्टफॉल को दूर करने का कोई प्लान बी है? देखिए, जब ऐसा कोई संकट आता है, हाँ, तो दुनिया तुरंत वैकल्पिक समाधानों की तरफ भागती है। हाँ, इस समय सबसे पहला विकल्प जो इस्तेमाल हो रहा है वो है वैकल्पिक पाइपलाइनें। जैसे कि सऊदी अरामको की यनबू पाइपलाइन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, यह पाइपलाइन फारस की खाड़ी के तेल को जमीन के रास्ते लाल सागर तक ले जा सकती है, जिससे हॉर्मुज को बाईपास किया जा सके। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गणितीय समस्या है। क्या? हमने शुरुआत में बात की थी कि हॉर्मुज से रोजाना 20 मिलियन बैरल तेल गुजरता है। हाँ। और स्रोतों के अनुसार इस यम्बो पाइपलाइन की अधिकतम क्षमता सिर्फ 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। अब 20 मिलियन बैरल के गैप को 5 मिलियन की पाइपलाइन से कैसे भर सकते हैं? आप नहीं भर सकते, यही सबसे बड़ी बाधा है। ये पाइपलाइन बस एक छोटी सी राहत दे सकती है, समाधान नहीं है। और जो भी पाइपलाइनें इस वक्त उपलब्ध हैं, उनके टर्मिनल्स पर पहले से ही जहाजों की मीलों लंबी कतारें लगी हुई हैं।
पूरा सिस्टम ओवरलोड हो चुका है। दूसरा उपाय जो अक्सर खबरों में आता है वो है देशों के अपने रिजर्व से तेल निकालना। हाँ, अमेरिका और उसके सहयोगी देश अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, जिसे SPR कहते हैं, वहां से तेल निकालने पर विचार कर रहे हैं। ये वही रिजर्व्स है ना जो जमीन के अंदर नमक की गुफाओं में बनाए गए हैं। बिल्कुल, ये विशाल भंडार होते हैं जो सिर्फ आपातकाल के लिए रखे जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक बड़ी लॉजिस्टिकल समस्या है। वो क्या समस्या है? देखिए, ये कोई पानी का नल तो है नहीं कि आपने बटन दबाया और बाजार में तेल आ गया। सही बात है। जब सरकार आदेश देती है तो उस भारी मात्रा में तेल को रिजर्व से निकालकर पाइपलाइनों के जरिए बाजार तक पहुंचने में कम से कम 1 हफ्ते का समय लग जाता है। और आज के टाइम में 1 हफ्ते का डिले ग्लोबल मार्केट में पैनिक पैदा करने के लिए काफी होता है। एग्जैक्टली। और पाइपलाइन या रिजर्व के अलावा उस असली समस्या का क्या समाधान है जिसने ये पूरा संकट खड़ा किया है, यानी इंश्योरेंस मार्केट। वो सबसे बड़ा पेच है। जब तक बीमा कंपनियां रिस्क लेने को तैयार नहीं होंगे, जहाज तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। इस मोर्चे पर जो आंकड़ा निकल कर आया है वो सच में हैरान करने वाला है। JP मॉर्गन के विश्लेषकों का अनुमान है कि बीमा मार्केट को फिर से शुरू करने के लिए लगभग $350 बिलियन की सरकारी गारंटी की आवश्यकता हो सकती है। $350 बिलियन, बाप रे, ये एक अनइमेजिनेबल रकम है। इस आंकड़े का महत्व तब समझ आता है जब हम इसकी तुलना पिछले संकटों से करते हैं। पहले कितना था? जब पहले से किसी गारंटी का प्रस्ताव आया था तो सिर्फ $20 बिलियन की बात की गई थी। 20 बिलियन से सीधे $350 बिलियन। हाँ, यह दिखाता है कि इन बीमा कंपनियों की नजर में आज के हाइब्रिड युद्ध का रिस्क कितने बड़े स्तर पर पहुंच चुका है। मतलब उन्हें पता है कि अगर कुछ हुआ तो नुकसान कोई प्राइवेट कंपनी नहीं सह पाएगी। बिल्कुल, सरकारों को ही अपनी जेब से पैसा लगाकर अंतिम इंश्योरर बनना पड़ेगा। So what does this all mean? तो इस सब का मतलब क्या है? क्या हम बस इस उम्मीद में बैठ सकते हैं कि 5 मिलियन की पाइपलाइन 20 मिलियन का काम कर लेगी, या फिर हम अपनी इमरजेंसी के लिए बचाई गई जमा पूंजी वाले तेल रिजर्व को खाली करते रहेंगे? ये तो एक टूटते हुए डैम पर बैंडेड लगाने जैसा हुआ। वही तो, ये कोई परमानेंट इलाज थोड़ी है। बिल्कुल नहीं, ये सभी उपाय सिर्फ फौरी राहत हैं। इसीलिए RSIS के रिसर्च पेपर में एक लॉन्ग टर्म कूटनीतिक समाधान का सुझाव दिया गया है। क्या सुझाव है वो? वे एक गल्फ मैरिटाइम सिक्योरिटी फोरम बनाने की बात करते हैं। ये कोई मिलिट्री अलायंस नहीं होगा, अच्छा, बल्कि एक ऐसा मंच होगा जिसमें न सिर्फ उस क्षेत्र के देश शामिल हों, बल्कि तटस्थ देश, ग्लोबल पावर्स और सबसे जरूरी शिपिंग और इंश्योरेंस कंपनियां भी इसका हिस्सा हों। एक ऐसा टेबल जहां सभी स्टेक होल्डर्स एक साथ बैठे, हाँ, ताकि अगर कोई विवाद हो या कोई ग्रे जोन एक्टिविटी हो तो उसे बातचीत और एक स्पष्ट कानूनी ढांचे से सुलझाया जा सके, न कि सीधे व्यापार को ठप करके। सही मायने में जब तक सभी पक्ष एक साथ मिलकर कोई नया तंत्र नहीं बनाते, तब तक ये लॉफेयर और इंश्योरेंस ब्लॉकेट की समस्या बार बार उभरती रहेगी। तो चलिए, अब तक जो हमने इस डीप डाइव में समझा है उसे एक बार समेटने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। हमने देखा कि 28 फरवरी की एक सैन्य घटना ने किस तरह एक भयानक इंश्योरेंस संकट को जन्म दिया। इस पेपरवर्क ब्लॉकेट ने बिना एक भी गोली चलाए रातों रात दुनिया की 25% तेल सप्लाई वाले रास्ते को वीरान कर दिया। हाँ, और हमने ये समझा कि कैसे इसका सीधा असर ऊर्जा बाजार से होते हुए महंगाई और अंततः विकासशील देशों के नागरिकों की खाने की प्लेट तक पहुंच गया है। और हमने ये भी विश्लेषित किया कि UNCLOS जैसी अंतर्राष्ट्रीय कानून की किताबें ऐसे प्रॉक्सी युद्धों से निपटने के लिए कितनी लाचार हैं। बिल्कुल, 1980 के दशक का इतिहास गवाह है कि टैंकरों पर होने वाले इस तरह के हमलों का कोई आसान सैन्य समाधान नहीं होता। एकदम सही। लेकिन इस पूरी चर्चा के बीच RSIS के एकेडमिक पेपर में एक ऐसा शब्द था जिसने मुझे सच में रुककर सोचने पर मजबूर कर दिया। वो क्या था? वो फ्रेज था नॉर्मलाइजेशन ऑफ कॉन्टेस्टेशन, यानी विवाद का सामान्यीकरण। ये बहुत गहरी बात है। हमें सोचना चाहिए, आज दुनिया क्या कर रही है। हम वैकल्पिक पाइपलाइनें खोज रहे हैं, हम अपने रणनीतिक रिजर्व से तेल निकाल रहे हैं, हम $350 बिलियन का फंड बनाने की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। एक तरह से दुनिया किसी ना किसी तरह हॉर्मुज के बंद होने की आदत डाल रही है, उसे नॉर्मल मान रही है, जो कि बहुत खतरनाक है ना? अगर हम एक संकरे समुद्री रास्ते के बंद होने और बीमा कंपनियों के पीछे हट जाने को एक न्यू नॉर्मल या नया नियम मान लेते हैं, तो क्या हम समुद्र में स्वतंत्र रूप से चलने के अधिकार को हमेशा के लिए खो नहीं देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जरा सोचिए, अगर आज इस एक चोक पॉइंट का बंद होना सामान्य मान लिया गया, तो कल को दुनिया के दूसरे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों का क्या होगा? जैसे कि साउथ चाइना सी। बिल्कुल।
कल अगर दुनिया के किसी भी अहम चोक पॉइंट को इसी तरह किसी घरेलू कानून या प्रॉक्सी हमले का डर दिखाकर बंद कर दिया जाए तो दुनिया क्या करेगी? क्या ये जो आज एक अपवाद लग रहा है वो कल का नया ग्लोबल नियम बनने जा रहा है? जिस ग्लोबल हाईवे का जिक्र हमने शुरुआत में किया था, क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि अब उस हाईवे को कोई भी कभी भी सिर्फ एक कागज के टुकड़े और इंश्योरेंस के डर से अनिश्चित काल के लिए बंद कर सकता है? ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी आने वाली पीढ़ियों की अर्थव्यवस्था तय करेगा। सुनने वालों के लिए यह एक ऐसा विचार है जिसे हम यहीं छोड़ रहे हैं ताकि हम सब इस पर गहराई से सोच सकें।